हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के जो सेक्शन 6 से लेके 20 तक है उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक सेक्शन को हम जहां तक संभव होगा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब केस लॉ के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज का सेक्शन 6 से लेके 20 तक जो हम आईपीसी का पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। तो सेक्शन 6 हमें क्या बताता है आईपीसी का? पहले तो इस चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन, है ना। आईपीसी में दिया गया है और ये है आपका चैप्टर नंबर 2। वैसे तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, 52A तक जो है हमें डेफिनेशन जो है वो मिलती हैं आईपीसी में, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 6 से लेके 20 तक की जो डेफिनेशंस है वो कवर करेंगे। आगे जो आने वाली वीडियोस है उसमें हम सारी डेफिनेशंस जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की, ये क्या कह रहा है। तो इसके अनुसार संहिता में दी गई जो अपराध की परिभाषाएं हैं वो सामान्य अपवादों के अधीन समझी जाएंगी। यानी कि जहाँ पर भी क्राइम की डेफिनेशन, ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है वो सामान्य अपवाद जो इसमें आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके अधीन समझी जाएंगी, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में ना दोहराया गया हो। अब इसका मतलब क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए धारा 82 ये कहती है आईपीसी की कि अगर किसी 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कोई अपराध कर लिया जाए, वो कोई भी ऑफेंस, कोई क्राइम कर दे, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, जहां अपराध की डेफिनेशन दी गई है भले वहां उसमें इस बात का वर्णन ना किया गया हो, लेकिन फिर भी यही माना जाएगा कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए जो अपराध जो माफ किया गया है वो वहां पे भी माफी योग्य होगा। तो एक तरीके से ये सेक्शन हमें ये कहता है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, धारा जो 300 है उसमें हत्या की डेफिनेशन दी गई है, मर्डर की डेफिनेशन दी गई है। 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है यानी चोरी की। 299 में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी गई है। 499 में डिफेमेशन, मानहानि की डेफिनेशन दी गई है। तो इन सभी डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सब आपकी जनरल एक्सेप्शन के अधीन ही हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। यानी इन सारी डेफिनेशन में जो जो भी ऑफेंस या क्राइम की डेफिनेशन दी गई है वो सब आपके जनरल एक्सेप्शन के अधीन है। तो जो अब सामान्य अपवाद हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई। सामान्य अपवादों को समझकर ही हमें सारी डेफिनेशन को पढ़ना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे 300 में मर्डर दिया गया है, कोई बच्चा किसी का मर्डर कर देता है, ठीक, 7 साल से कम। अब अगर हम एक्सेप्शन को देखें, धारा 82 को देखें, तो वो ये कहती है कि भाई 7 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो ऑफेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं होती कि वो उस चीज़ को समझ सके। तो यहाँ पे यही समझा जाएगा कि उसके द्वारा किया गया जो मर्डर है वो क्या होगा, वो उसमें नहीं आएगा। हम जनरल एक्सेप्शन को मानकर चलेंगे वहां पर, ठीक है ना, वो ऑफेंस या क्राइम नहीं होगा। तो एक तरीके से ये कहता है सेक्शन 6 कि हमें जनरल एक्सेप्शन के साथ डेफिनेशन को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बताता है धारा 7 ये क्या कह रहा है। इसके अनुसार जहां कहीं भी संहिता के किसी भाग में कोई स्पष्टीकरण, कोई एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो इस संहिता के हर भाग में उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ही प्रयोग किया गया है। जैसे कि हमने धारा 6 में पढ़ा कि जो एक्सेप्शन है वो हमें डेफिनेशन के साथ पढ़ने हैं, ठीक इसी तरह ये स्पष्टीकरण भी हमें डेफिनेशन की तरह से ही उनके साथ पढ़ने हैं। स्पष्टीकरण के अनुरूप ही उसे प्रयोग किया जाएगा। अब हम इस सेक्शन को एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भी अपराध को जिस रूप में डिफाइन किया गया है, एक बार उसकी जो डेफिनेशन दे दी गई है वो आईपीसी के हर भाग में वही समझी जाएगी। ठीक, यानी आईपीसी के हर भाग में एक बार जो एक्सप्लेनेशन दे दिया वो हर भाग के लिए वही एक्सप्लेनेशन समझी जाएगी। और अगर किसी बात का कोई स्पष्टीकरण दे दिया तो हर जगह वो समान माना जाएगा। धारा 8 जो लिंग को डिफाइन करती है, इसके अनुसार लिंग में नर और नारी दोनों आएंगे। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी संहिता में, मान लीजिए आईपीसी में कहीं भी अभियुक्त वर्ड का यूज हुआ है या अपराधी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं जो किसी मेल के लिए यूज किए जाते हैं।
जो पुरुषों के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन धारा 8 ये कहती है ऐसा नहीं है, है ना, ये किसी महिला के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, यानी अभियुक्त एक महिला भी हो सकती है, अपराधी भी एक महिला हो सकती है। तो सेक्शन 8 इस तरह से लिंग में नर और नारी दोनों को शामिल करता है। इसके बाद आता है सेक्शन 9। ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये परिभाषित कर रहा है वचन को, जिसके अनुसार एक वचन शब्द के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन के लिए एक वचन का यूज़ किया जा सकता है, यानी सिंगुलर के लिए प्लूरल का और प्लूरल शब्द के अंतर्गत आपका सिंगुलर वर्ड भी लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कहीं अपराधी शब्द लिखा हुआ है और वो तो हो गया आपका सिंगुलर में, और कहीं पर लिखा हुआ है अपराधियों, वो हो गया आपका प्लूरल में, तो बहुवचन में होगा, है ना, वो प्लूरल में हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अपराध करने में कई सारे लोग शामिल हैं अगर कहीं पे आपको अपराधियों शब्द लिखा हुआ मिला। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आता है सेक्शन 10, जो पुरुष और स्त्री दोनों को डिफाइन करता है। पुरुष शब्द का मतलब आईपीसी में किसी भी आयु के नर से है ना, किसी भी एज का मेल पर्सन, और स्त्री शब्द का मतलब हो गया किसी भी आयु की नारी। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईपीसी में पुरुष और स्त्री की कितनी एज दी गई है, तो उसका उत्तर होगा किसी भी आयु का, कोई एज ही नहीं दी गई। ठीक, तो सेक्शन 10 जो है इस चीज़ को डिफाइन करता है। इसके बाद आता है सेक्शन 11, जो व्यक्ति शब्द की डेफिनेशन देता है, जिसमें कोई भी कंपनी, संगम, व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो या ना हो, इसमें शामिल होता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति की परिभाषा में एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी को भी शामिल किया गया है, इसलिए एक फर्म को भी हम पनिश कर सकते हैं, उसका ट्रायल हो सकता है। और व्यक्ति शब्द में केवल नेचुरल पर्सन्स ही नहीं आते बल्कि जुडिशियल पर्सन्स भी आ जाते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 पब्लिक को डिफाइन करता है, लोक को, जिसमें कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय शामिल है। सेक्शन 13 रानी को डिफाइन करता था, लेकिन विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा इसे रिपील कर दिया गया। इसके बाद आता है सेक्शन 14, सरकार का सेवक। सरकार के सेवक का मतलब जो सरकार के प्राधिकार से या उसके अधीन भारत के अंदर नियुक्त किया गया हो, उसे नियोजित किया गया हो, या कोई भी ऑफिसर या सेवक का प्रतीक है। तो सरकार के सेवक का मतलब जिसे सरकार ने अपॉइंट किया हो। सेक्शन 15 अंग्रेजी भारत को डिफाइन करता था, बट विधि अनुकूलन आदेश 1937 से इसको भी रिपील कर दिया गया। सेक्शन 16 जो भारत सरकार को डिफाइन करता था, इसे भी विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा ही रिपील कर दिया गया। इसके बाद आता है सेक्शन 17 जो सरकार को डिफाइन करता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों आती हैं। तो सरकार का मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों। सेक्शन 18 जो भारत को डिफाइन करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र शामिल है, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब इंडिया में सभी स्टेट आते हैं। सेक्शन 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीश यानी जज को डिफाइन करता है। इसके अकॉर्डिंग एक ऐसा व्यक्ति जो विधि की कार्यवाही में अंतिम निर्णय करता है और ऐसा जजमेंट जिसके खिलाफ अपील ना होने पर वो अंतिम हो जाता है, इसके लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यानी उसे लॉ के द्वारा ही पावर दी गई हो जजमेंट देने की, चाहे वो कार्यवाही सिविल हो या दांडिक। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में आ चुकी है कि जज को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आता है सेक्शन 20 जो न्यायालय को डिफाइन करता है। इसके अकॉर्डिंग न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश या न्यायिक निकाय का घोतक है जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पहले पूछा जा चुका है कि कोर्ट की डेफिनेशन आईपीसी में कौन से सेक्शन में दी गई है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 6 से लेके 20 तक जो डेफिनेशंस थी वो सब कवर की हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम सेक्शन 21 से लेके जितना भी हमारा होगा वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में जैसे कि हमने एक एक करके डेफिनेशंस को डिफाइन किया, ऐसे ही हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।